हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इन जनरल हम कुछ डिस्कशन कर चुके थे कि कैसे लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वहां पे हमने बात की थी कि किसी हैबिटेट में फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में चेंज होने की वजह से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, एंड ये फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में क्यों वेरिएशन होती है, क्यों चेंजेस आते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, हमने बात की थी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। नाउ अब हम डिटेल में एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस करके चलेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो समझते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को इन डिटेल। हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग है बट फिर भी ये किसी ऑर्गेनिज्म पे अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, हम बात करते हैं वाटर की, हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट की, हम बात करते हैं यहाँ पे सॉइल की। ठीक है, ये चारों ही कंपोनेंट्स या फिर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बहुत छोटे से, बहुत आपकी डेली लाइफ में देखने वाले एग्जाम्पल से समझ के चलते हैं। आपके घर में खाना बनता है, खाना बनने के बाद जो खाना बच जाता है, जब वो किचन में बाहर ही रह जाता है तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है विद इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, 3-4 घंटे में क्या होता है, गर्मी से वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक बहुत अच्छा एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाना खराब हो जाता है। राइट, इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप उस खाने को, ठीक है, जैसे ही वो खाना बचा आपने क्या किया, फ्रिज में स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उस खाने पर, उस फूड पे क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो कहाँ चले गए, लो टेम्परेचर पे, और इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक गई। यानी कि कहने की बात क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ एक्टिविटी करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ एक्टिविटी करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक, ठीक है, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, या एंजाइम काइनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करी जो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वाइड रेंज, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूरीथर्मल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर उनके आसपास के टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो क्या होगा, ये सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, टॉलरेट लो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टीनोथर्मल, जो कि एक बहुत ही नैरो रेंज को, टेम्परेचर की बहुत नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर पाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नंबर सेकंड फैक्टर आपका आता है वाटर। वाटर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जो लाइफ हमारी ऑर्गेनिजम्स की स्टार्ट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वाटर में स्टार्ट हुई थी, है ना। तो यानी कि हमें पता है कि वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लेक में, रिवर में या ओशियंस में रहते हैं, उनके लिए पानी में सरवाइव करना इतना आसान है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। उनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर का पीएच एंड सैलिनिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पीएच एंड डिफरेंट सॉलिडिटी, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसको इन जनरल बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे सरवाइव करते हैं। अगर हम ओशियन से, समुद्र से किसी ऑर्गेनिज्म, किसी फिश को लाके फ्रेश वाटर में शिफ्ट कर दें तो क्या वो सरवाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। किसी फ्रेश वाटर फिश को, ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें, समुद्र के पानी में छोड़ दें तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी कि पानी के होते हुए भी, दोनों जगह पानी था, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर पीएच एंड पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉलिनिटी की जरूरत होती है। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं यूरिसैलाइन। क्या बोलते हैं इन्हें? यूरिसैलाइन बोलते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को हमने थोड़ा बहुत इसके पीएच या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा चेंज भी कर दिया तो ये सरवाइव कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज में ही रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है, यानी कि ये चेंज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अपने ही पीएच एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ही सरवाइव करते हैं। अगर हमने इनकी जगह या फिर इनके रहने की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये है हमारा वाटर। नंबर थर्ड फैक्टर आता है हमारा लाइट। ठीक है, लाइट आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट को यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लो लाइट में सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर लगाते हैं, वहां पे क्या सनलाइट आती है? नहीं आती, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स बड़े बड़े फॉरेस्ट में लॉन्ग ट्रीज के नीचे रहते हैं, हर्ब शॉप्स, वो भी क्या करते हैं, लो लाइट में सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं हाई लाइट। ठीक है,
ऐसे प्लांट्स जिन्हें क्या चाहिए होती है, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। एंड कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये हर तरीके की लाइट पे सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये बात है लाइट की। नंबर 4 आता है आपका, नंबर 4 आता है सॉइल। सॉइल, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां की खेती, एग्रीकल्चर अलग है ना, होता है ना ऐसे। पंजाब की एग्रीकल्चर अलग है और यूपी की बात करें तो यूपी में अगर अलग एग्रीकल्चर होता है, अलग तरीके की खेती होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल में क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि अगर पंजाब की सॉइल एक तरीके की है तो यूपी की अलग होगी, उत्तराखंड की अलग होगी। अलग अलग जगह की सॉइल्स क्या होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, वहाँ की वेरिएशंस, ठीक है, वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, वहां पे सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, या फिर वो सॉइल जो थी वो कैसे बनी, ठीक है, तो उसे हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी सॉइल का नेचर एंड कैरेक्टर, या फिर प्रॉपर्टी बोले, नेचर एंड प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। किसी सॉइल की नेचर या फिर प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, ठीक है। हमें पता है कि अलग अलग जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, है ना। कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश बहुत कम होती है, कहीं पे बर्फ पड़ती है, कहीं पे नहीं पड़ती है ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल है उसकी नेचर एंड प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। नंबर 2 आता है वेदरिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? ये होता है रॉक्स का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, ठीक है। देखो कहीं पे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जब किसी एरिया में लाइफ स्टार्ट होती है तो पहले क्या होता है, वहां पे रॉक होती है, ठीक है। रॉक ब्रेक होती है, चट्टानें टूटती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। क्या ये फिजिकली हो रहा है, ठीक है, यानी कि हॉट या फिर कोल्ड, सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से क्या हुआ है, ये रॉक ब्रेक हुई है, ठीक है। या फिर ये केमिकल एक्टिविटी की वजह से, यानी कि क्या है, वहां पे एसिड रेन की वजह से हुआ है, ठीक है। या फिर ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं लाइकेंस। पढ़ा है आपने? लाइकेंस क्या करते हैं? लाइकेंस क्या करते हैं, रॉक को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है। तो ये आपका है नेचर एंड प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं ये फैक्टर्स, ठीक है। नंबर 2 आपका आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ये भी डिपेंड करेगा वहां पे सरवाइव करने वाले प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बात करें अगर ऐसी सॉइल की कि जिसका साइज क्या है, सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है, कि सॉइल का जो ग्रेन्यूल है, जो दाना है, वो कैसा है। बात करें अगर सैंडी सॉइल की, ठीक है, रेत देखिए आपने कैसी होती है, रेत में क्या पानी टिक जाता है? कभी आप रेत में अगर पानी देखते हैं डाल के, तो क्या वहां पे पानी टिकता है? नहीं टिकता, पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, लो है ना। दूसरा अगर हम बात करें क्ले की, इसकी या फिर स्लिट, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है?
सबको पता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, हाई होती है ना। क्लियर है इतनी बात। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सॉइल के कॉम्पोजिशन पे। सॉइल कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, सॉइल कंपोजिशन मतलब कि सॉइल में कितना वाटर है, कितना एयर है, कितने मिनरल्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, किस पे, वाटर, एयर, मिनरल, इन सब पे डिपेंड करता है क्या, सॉइल कंपोजिशन, एंड उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी। ठीक है। एंड नंबर 3 आपका सॉइल में आता है एरिया ऑफ वेजिटेशन। किसी एरिया में वेजिटेशन कैसी है ये भी वहां की सॉइल पर ही डिपेंड करता है। अगर वहां की सॉइल का पीएच अच्छा है, मिनरल्स अच्छे हैं, ठीक है, लैंड सरफेस अच्छा है, तो क्या होगा, वहां पे वेजिटेशन भी अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि मिनरल ज्यादा हैं। अब मिनरल अच्छे से हैं तो भैया कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे, और अगर वहां पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहां पे आना शुरू करेंगे, और वहां का वेजिटेशन एरिया एक बहुत अच्छा एरिया होगा। ठीक है, तो ये है हमारे 4 फैक्टर, किसके, एबायोटिक फैक्टर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।